नमस्कार दोस्तों, कनेक्टिंग डॉट्स बाय अनअकैडमी देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज पाकिस्तान के टेररिज्म लिंक को एक्सपोज करने वाले हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि हाल ही में भारत के अंदर काफी सारे अटैक्स हो रहे हैं जम्मू कश्मीर वैली के अंदर, जहाँ पे रियासी में पहले अटैक होता है, उसके बाद डोडा में होता है, कठुआ में होता है, और हर बार किसी ना किसी नए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम सामने आता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इन अटैक्स की। लेकिन आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से लिंक है? क्या ये वाकई में कोई नया ऑर्गेनाइजेशन है या फिर पुराने जो जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा थे, उन्हीं के कोई सब ग्रुप्स हैं या उनके शैडो आउटफिट्स हैं? तो ये बात यहाँ से सामने साफ आज आपको पता चलने वाली है। इनका लिंक क्या है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान यहाँ पे आज एक्सपोज होने वाला है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो दोस्तों, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, देखिए FATF का काम है बेसिकली, FATF की ग्रे लिस्ट में जाते हैं वो कंट्रीज जो कि सेफली हेवन माना जाता है टेररिज्म के लिए, जिन कंट्रीज को जो प्रोटेक्टेड करती हैं टेररिस्ट को अपने यहाँ रखकर, उन्हें टेरर फंडिंग करती हैं, टेरर फाइनेंसिंग करती हैं और मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं। तो यहाँ पे FATF का जब नाम सामने आता है और साथ ही साथ में टेररिज्म के खिलाफ जो FATF काम करती है, तो पाकिस्तान का नाम आता ही आता है आपके सामने। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले FATF की लिस्ट में आता है 2008 में। साल था 2008। आपको याद होगा कि मुंबई में 26/11 के जो हमले थे वो भी इसी साल हुए थे। इंटरनेशनल प्रेशर भी बिल्डअप हो रहा था और प्रूफ भी मिले थे पाकिस्तान के पूरे इन्वॉल्वमेंट के। कसाब को यहाँ पे पकड़ा भी गया था। तो इंटरनेशनल प्रेशर के बाद भी और कई सारे प्रूफ मिलने के बाद भी पाकिस्तान का जब नाम सामने आया तो FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को 2008 में डाल दिया गया था, लेकिन अगले ही साल 2009 में उसे इस लिस्ट से निकाल दिया जाता है। अब यहाँ से समझिए इस चीज़ को कि किस तरह से FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद में पाकिस्तान ने टेररिज्म को और ज़्यादा बढ़ाना शुरू किया। ये जो साल थे 2009, 10, 11 और 12, 3 सालों के बीच में 9 से 12 तक पाकिस्तान की तरफ से जितने भी जैश ए मोहम्मद के, लश्कर ए तैयबा के जो टेररिस्ट थे, जिन्होंने इन्फिल्ट्रेट करना शुरू किया कश्मीर वैली के अंदर, जो घुसपैठ करना शुरू की, करीबन 70 से ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट सामने आए थे जहाँ पे एनकाउंटर, अरेस्ट और टेररिस्ट अटैक्स ऐसे इंसिडेंट थे जो कि वैली के अंदर हुए थे। ये साल था 2012। एक बार फिर से FATF के द्वारा ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है पाकिस्तान को, और अब ये 3 साल का समय यहाँ से लगता है। 2012 से 15 तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहा पाकिस्तान, लेकिन जैसे ही 15 से बाहर निकलता है, उसकी ग्रे लिस्ट से उसको हटाया जाता है, तब देखिए क्या अटैक सामने आते हैं। उरी अटैक, पाम्पोर अटैक, पठानकोट अटैक, सुजवान आर्मी कैंप अटैक, इसके साथ में आपके बडगाम में, कुपवाड़ा में और लेथपोरा में अटैक। तो ये सारे अटैक यहाँ से सामने आते हैं 2015 से 2018 तक। अब ये 2018 आ चुका था और जून के महीने में एक बार फिर से पाकिस्तान जाता है FATF की लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में। यहाँ से ग्रे लिस्ट में आ चुका था और इस बार FATF ने अपना 27 पॉइंट एक्शन प्लान भी यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ निकाला था कि उसे इन एक्शन प्लान्स के तहत यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग को स्टॉप करना होगा, टेरर फाइनेंसिंग को स्टॉप करना होगा। तो साल था 2018। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, इन दोनों को ही बैकलैश का सामना करना पड़ा यहाँ से पाकिस्तान के अंदर ही। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर था ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने के लिए। FATF अगर उसे ब्लैक लिस्ट में डाल देता तो उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता। इसकी वजह से यहाँ पे पाकिस्तान और इस्लामाबाद जो है वो लगातार प्रेशर डाल रहे थे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के ऊपर कि आप यहाँ पे डायरेक्टली टेररिज्म नहीं कर सकते इंडिया के अंदर। यहाँ पे अब ये लोग एक प्लान बनाना शुरू कर देते हैं और ये बात साफ है यहाँ से कि किस तरह से नए नए टेररिस्ट ग्रुप्स को यहाँ पे इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। इसी के अगले साल की बात है 2019 मई का महीना था जब प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, और शपथ लेते ही अगस्त का वो महीना था, अगस्त 2019, जब आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटा दिया जाता है। यहाँ से बौखलाए हुए पाकिस्तान ने क्या किया था आप समझिए। यहाँ से पाकिस्तान ने ISI के फुल सपोर्ट के साथ में पाकिस्तान के अंदर जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने 4 ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बनाना यहाँ शुरू कर दिया। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं और उनको इस तरह से बनाया जाता है, उनके नाम को इस बार, जिससे उनका एक रिलीजियस कलर जो है वो पॉलिटिकल कलर में कन्वर्ट हो जाए। बेसिकली वो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन लगनी चाहिए कि जब वेस्टर्न जो राइट एक्टिविस्ट हैं वो इसके लिए सिंपैथी उनकी सामने चल के इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई कि ये एक लोकल एंगर है भारत के खिलाफ, इंडियन स्टेट के खिलाफ, जो वहाँ के कश्मीर के वैली के जो लोग हैं उनके अंदर ही पनप रहा है, जिसकी वजह से वो उग्र हुए हैं भारत सरकार के खिलाफ। ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे खेली गई जैश ए मोहम्मद जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ISI के फुल सपोर्ट के साथ में। और इसके बाद सामने आते हैं कुछ नाम: द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF, कश्मीर टाइगर्स, पीपल्स अगेंस्ट फासिस्ट फोर्सेस PAFF और लश्कर ए मुस्तफ़ा LEM। ये 4 ऐसे नाम थे जिन्हें हाल ही में देखा गया है कि सबसे ज़्यादा टेररिस्ट जो अटैक हो रहे हैं भारत के अंदर कश्मीर वैली में, वो इन्हीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और इनके नाम इस तरह से फ्रेम किए गए थे कि इनकी एक जो आइडेंटिटी है वो पॉलिटिकल लगना चाहिए, रिलीजियस नहीं लगनी चाहिए, इस्लामिक नहीं लगनी चाहिए, और इस तरह से इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया था पाकिस्तान ने। तो सबसे पहले एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको बनाया गया यहाँ पे वो थी TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। देखिए TRF के बारे में आपको बता दें, सबसे पहले उसका ऑनलाइन एग्जिस्टेंस सामने आता है। 6 महीने तक इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑनलाइन एक व्हाट्सएप ग्रुप के तौर पर कराची से रन किया जा रहा था। ये बातें सामने आती है, ऑनलाइन चलाया गया। और उसके बाद लश्कर ए तैयबा के जब कुछ टेररिस्ट इसमें शामिल होने लगे तब इसे एक फिजिकल एंटिटी बना दिया जाता है। तो बेसिकली ये एक शैडो आउटफिट था लश्कर ए तैयबा का, द रेजिस्टेंस फ्रंट। इसी के कुछ ही दिन बाद में 2019 में ही पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट PAFF, ये जो प्रॉक्सी आउटफिट था, ये जैश ए मोहम्मद का शैडो आउटफिट था, इसको यहाँ पे बना दिया जाता है। और साथ ही साथ में ये जब एग्जिस्टेंस में आ गया था, इन दोनों ही TRF और PAFF के एक तरह से फॉर्मेशन में
पाकिस्तान की जो मशीनरी है, जो ISI है और जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि ये सारे के सारे टेररिस्ट जितने इसमें शामिल होते थे ये सभी जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के ही टेररिस्ट थे। अच्छा, इसके बाद बात आती है जैश ए मोहम्मद ने एक और अपना ग्रुप बनाया जिसका नाम था LEM, लश्कर ए मुस्तफ़ा। लश्कर ए मुस्तफ़ा को बनाया जाता है अगस्त और सितंबर का, ये 2020 का समय था इसके बीच में, और यहाँ पे इसका हेड बना दिया जाता है हिदायत उल्लाह मलिक को। तो हिदायत उल्लाह मलिक, जिसको एक तरह से हसनैन के नाम से भी जाना जाता है, इंडिया का उसको चीफ बनाया जाता है। और ये जो हिदायत उल्लाह मलिक था लगातार संपर्क में रहता था रौफ असगर के साथ। रौफ असगर आपको पता होना चाहिए, वही शख्स है जो कि मौलाना मसूद अजहर का भाई है। तो यहाँ पे उसके साथ ये लगातार कनेक्ट में रहता है। एक पाकिस्तानी इन्हें फ़ोन दिया गया था, सिम कार्ड दिए गए थे, उसके जरिए ये भारत में कश्मीर वैली के अंदर अपने बेस पे रहता था और वहाँ से पाकिस्तान में लगातार संपर्क में रहता। तो ये अगस्त और सितंबर 2020 में होता है। और इसके बाद नाम सामने आता है कश्मीर टाइगर्स का। कश्मीर टाइगर्स, अगर आपको पता हो, हाल ही में जो एक अटैक हुआ है डोडा के अंदर हमारे आर्मी के जवानों पर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कश्मीर टाइगर्स ने ही ली है। कश्मीर टाइगर, इस आतंकी संगठन को जैश ए मोहम्मद ने ही अपने शैडो आउटफिट के तौर पर बनाया यहाँ पे, और इसका एक तरह से लीड जो चेहरा था, जो चीफ था, वो बनाया जाता है मुफ्ती अल्ताफ उर्फ अबू जार को। मुफ्ती अल्ताफ उर्फ अबू जार, ये जो शख्स था ये कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला था। ठीक है, जैश ए मोहम्मद को पहले से ही ज्वाइन कर चुका था। मुफ्ती अल्ताफ के जो पिता थे, बताया जाता है कि वो एक मदरसा चलाते हैं अनंतनाग के अंदर। दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर है इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। देखिए, अगर आप UPSC CSE की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, IAS IPS अफसर बनना चाहते हैं, तो अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके लिए अब ऑनलाइन ही नहीं ऑफलाइन भी अवेलेबल है। दिल्ली में ऑफलाइन सेंटर्स हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में, और उत्तर प्रदेश में है प्रयागराज के अंदर सिविल लाइन्स में। बैचेस जो है वो शुरुआत हो चुकी है उनकी, और आपको जल्दी से जल्दी उन बैचेस को ज्वाइन भी कर लेना चाहिए। प्रयागराज के अंदर आपके UPPSC के हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बैचेस अवेलेबल हैं। साथ ही साथ में कई सारे एडवांटेजेस आपको यहाँ पे मिलते हैं। देखिए, देश के सबसे बड़े फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलता है, करंट अफेयर्स की क्लासेस अलग से मिल जाती हैं, टेस्ट जो है प्रीलिम्स के और मेंस के वो सीरीज मिल जाती है, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है और डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिलते हैं। काफी सारी आपको यहाँ पे फैसिलिटीज मिलती हैं, और साथ ही साथ में इन बैचेस को अब ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। और नीचे इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जरूर जाके एक बार क्लिक करिएगा, अपनी जो भी जानकारी है उसको फिल करिए, जिससे कि आपको सबसे बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन जो है वो यहाँ पे मिल सके और आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकें। धन्यवाद। तो अब यहाँ से ये समझना शुरू कीजिए कि 2020 का ये समय था। मुफ्ती अल्ताफ के पिता मदरसा चलाते थे कश्मीर के अंदर, पीतपुरा और नातीपुरा में। इसकी बीवी और 2 बेटियां हैं, लेकिन सडनली एक दिन, ये बताया जाता है 14 सितंबर 2020 का दिन था, जब अपने घर से भाग जाता है, अपने घर से निकल जाता है। उसके बाद इसके जब घर वाले पुलिस में FIR दर्ज कराते हैं, कश्मीरियत जो एक ऑनलाइन न्यूज़पेपर है उसमें आर्टिकल्स निकलते हैं, लेकिन यहाँ से किसी भी तरह से इसको ढूंढा नहीं जा सकता था। लोग नहीं जान पा रहे थे कि आखिर कहाँ गया। लेकिन अल्ताफ जो था वो अब उसका एक नाम हो चुका था, एक कोड नेम हो चुका था अबू जार, और साथ ही साथ में अब वो चीफ बन चुका था कश्मीर टाइगर्स का। कश्मीर टाइगर का चीफ बनता है, और बनते ही इसने अपना एक वीडियो भी रिलीज़ किया था। इस वीडियो में इसने बताया था कि मेरे पास बहुत सारे आतंकवादी हैं, और कहा गया फोर्सेस के द्वारा कि ये सारे ही आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के ही एक्स जो टेररिस्ट हैं, वही लोग हैं जो इसमें शामिल हुए हैं। 10 ऐसे लोग थे जिनको इसने अपने स्टार्टिंग कुछ ही दिनों के अंदर शामिल कर लिया था कश्मीर टाइगर्स में। तो अब जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के जो मिलिटेंट्स थे, जो टेररिस्ट थे, जिन्होंने मिलकर ये ग्रुप्स बनाए थे, इन्होंने अपनी घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया। पहली घटना हुई थी 2019 में, और ये की थी TRF के द्वारा। ये TRF के द्वारा की गई थी, द रेजिस्टेंस फ्रंट। क्या किया था कि TRF के आतंकवादी कश्मीर में घुसपैठ करने लग रहे थे। ये जब घुसपैठ कर रहे थे तो LOC पर तैनात जो हमारे सैनिक थे, जो स्पेशल फोर्सेस के जवान थे, उन्होंने एक खाई में इन लोगों को घेर लिया था। करीबन 4 से 5 उस समय टेररिस्ट थे जिनको घेरा जाता है, लंबी फायरिंग चलती है, गन फाइट होती है, और उसी के साथ में हमारे स्पेशल फोर्सेस के उस समय 5 जवान थे जो यहाँ पे वीरगति को प्राप्त हुए थे। पुलिस को जब पता चला इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, इस पूरे एक्शन के बारे में, तब पुलिस ने यह पता लगाया कि दक्षिणी कश्मीर के अंदर कुलगाम के रामपुर का रहने वाला है अब्बास शेख, जो कि TRF का इस समय चीफ है। तब पहली बार यहाँ से सामने आया था कि TRF नाम का एक नया ऑर्गेनाइजेशन, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम कर रहा है। ये चीज़ सामने आती है। अब्बास शेख के बारे में आपको बता दें, 1996 से हिजबुल मुजाहिदीन के साथ काम कर रहा था। इसके बाद जैश ए मोहम्मद के साथ काम करने लगा था। तो यहाँ से बात साफ होती है कि जैश ए मोहम्मद के ही टेररिस्ट थे जो कि TRF में शामिल हुए थे और उसको हेड कर रहे थे। TRF जो था वो जो पुराने फंडिंग चैनल्स थे पाकिस्तान के थ्रू जैश ए मोहम्मद के, उन्हीं को यूज़ कर रहा था यहाँ पे भारत के अंदर। और इसी के साथ में 23 अगस्त का वो दिन था जब टेररिस्ट का जो अंजाम होता है वो इन लोगों का भी हुआ। क्या हुआ था यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के और हमारी भारतीय सेना के 10 जवानों ने यहाँ पे अब्बास शेख और उसका जो डेप्यूटी था सादिक मंजूर, इन दोनों को श्रीनगर के अलोची बाग इलाके में घेर लिया था। इन्हें घेरा जाता है और इन्हें यहाँ पे एक गन फाइट होती है लंबी, जिसके तहत ये दोनों मारे जाते हैं। और इसके बाद में अगला चीफ बना दिया जाता है TRF का शेख सज्जाद गुल को। अब ये यहाँ पे चीफ बनता है। कुछ ऐसा ही हुआ कश्मीर टाइगर्स के पहले चीफ के साथ में, यानी कि मुफ्ती अल्ताफ के साथ में। क्या हुआ था कि 99 RR यानी 99 राष्ट्रीय राइफल्स हमारी इंडियन आर्मी की और जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF का एक ज्वाइंट ऑपरेशन होता है नौगांव के अंदर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, और ये हुआ था अक्टूबर 2021 के अंदर। 3 मिलिटेंट्स को यहाँ पे घेर लिया गया था, क्योंकि टिप मिला हुआ था एक तरह से कि यहाँ पे मिलिटेंट मूवमेंट हो रहा है लगातार काफी कुछ दिनों से। यहाँ पे जब इन्हें घेरा जाता है उसके बाद एक लंबी गनफाइट चलती है और इन तीनों को ही यहाँ पे मार दिया जाता है। पहला आतंकवादी था निसार अहमद खांडे, दूसरा था मुफ्ती अल्ताफ और एक था पाकिस्तानी मिलिटेंट। इसमें इनके अंदर एक
फॉरेन मिलिटेंट भी शामिल था जो कि पाकिस्तान से था। इन तीनों को यहाँ पे मार दिया जाता है। ये जो निसार अहमद खांडे था, इसके बारे में आपको बता दिया जाए, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम कर रहा था 1996 से, 2000 में भी उसके लिए काम कर रहा था और इसके साथ ही 2018 से जैश ए मोहम्मद के साथ काम करने लगा था। तो ये आतंकवादी, इसके साथ एक पाकिस्तान से आया हुआ जैश का आतंकवादी और कश्मीर टाइगर्स का जो चीफ था, इन तीनों को यहाँ पे अक्टूबर 2021 में मार दिया जाता है। कश्मीर टाइगर्स का लेकिन तब भी नाम उतनी जोरों से कश्मीर वैली के अंदर या हमारी स्पेशल फोर्सेस के कानों पर नहीं पड़ा था। ये नाम सामने आता है 2021 में, जब इसने एक तरह से प्रोमिनेंस गेन करना शुरू कर दिया। दिसंबर 2021 की ये बात है। कश्मीर टाइगर्स के टेररिस्ट ने क्या किया कि ब्रेंग वैली जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे ब्रेंग वैली बेल्ट के अंदर जो उसकी टोपोग्राफी है, बहुत ज़्यादा एक तरह से अगर देखा जाए तो छुपने के लिए आतंकवादियों की बहुत ही अच्छी जगह वो मानी जाती है। वहाँ पे काफ़ी सारे आतंकवादी छुपते हैं और यहाँ पे सेनाओं को सबसे ज़्यादा एक तरह से ध्यान रखने की भी ज़रूरत है, जो सिचुएशन चल रही है भारत की। तो यहाँ पे एक हाइडिंग ग्राउंड माना जाता है मिलिटेंट्स के लिए। 2000 से ही, साल 2000 से ही जब ये मिलिटेंसी यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गई थी, तो यहाँ पे इन लोगों ने छुप के क्या किया, एक अटैक किया हमारी फोर्सेस के ऊपर। हमारी 9th बटालियन जम्मू कश्मीर आर्म विंग की एक बस थी जिसके ऊपर अटैक किया जाता है जेवान में, आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर में। और इस अटैक के अंदर जब हमारे जो जवान थे, जो हमारे पुलिस फोर्सेस के जो लोग थे, उनको ग्रेनेड से हिट किया गया। वहाँ पे ग्रेनेड फेंका गया, बस के ऊपर लगातार फायरिंग की गई। आर्मी के 92 बेस के बदायूंबाग में जो कैंटोनमेंट में हॉस्पिटल है, वहाँ पे ले जाया जाता है। तो वहाँ पे पता चलता है कि 3 हमारे ऐसे जवान हैं जो वीरगति को प्राप्त हो गए और 16 ऐसे जवान थे जो काफ़ी ज़्यादा घायल हुए थे। ये पहला इंसिडेंट था एक तरह से जिसको रिपोर्ट ऐसे किया गया था कि ये अब तक का आर्टिकल 370 के हटने के बाद का सबसे बड़ा इंसिडेंट था जो कि कश्मीर वैली में हुआ था, जब एक नए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे फोर्सेस के जवानों को निशाना बनाया था। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि 2018 से लेकर 2022 तक FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रहा है और ये जो समय लगातार जब ये अटैक कर रहे थे 2019 के बाद से, इसमें पाकिस्तान के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया गया, इंटरनेशनल प्रेशर उसके ऊपर नहीं बनाया गया, क्योंकि FATF की ग्रे लिस्ट में वो था। बट स्टिल जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नाम सामने नहीं आ रहा था। पाकिस्तान ने, जैश ने 4-5 ऐसे छोटे आउटफिट्स को बना दिया था, अपने शैडो आउटफिट्स को, जिसके आड़ में रहकर वो भारत के ऊपर अटैक कर रहे थे, कश्मीर वैली में अटैक कर रहे थे और हमारे जवानों को बहुत ही ज़्यादा इससे नुकसान भी हो रहा था। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि सडनली क्या होता है, 2022 के अंदर FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 21 अक्टूबर को पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा देती है। ये बताया जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से इंप्रूवमेंट देखा गया है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, AML और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग। इस फ्रेमवर्क के अंदर ये 4 साल का दौरान पूरा ये समय रहा था जब पाकिस्तान को यहाँ से हटा दिया गया था इस पूरी लिस्ट में से। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने और इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी टेररिस्ट गतिविधियों को भी ज़्यादा तेज़ कर दिया था। ये यहाँ से आप साफ अभी इस समय पे भी देख सकते हैं कि 2024 ये है, 12 जून का दिन था जब कश्मीर टाइगर्स ने जम्मू कश्मीर के डोडा में आर्मी का जो एक टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस जो कि TOB होता है, जहाँ पे पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स की जो टुकड़ी थी, जो संयुक्त उनका एक डेरा था, वो वहाँ पे रह रहे थे, उसमें वहाँ पे ग्रेनेड से हमला किया जाता है, वहाँ ग्रेनेड फेंके जाते हैं, इसके साथ में उसके ऊपर फायरिंग की जाती है। यहाँ पे हमारी सेना के 5 जवान जो थे और एक विशेष पुलिस जो बल के सदस्य थे, उनको काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें आई थी, वो घायल इसमें हुए थे। इसके बाद आप देखिए 9 जुलाई 2024 का दिन आता है। 9 जुलाई 2024 को कश्मीर टाइगर ने एक और अटैक करने के लिए सोच रखा था यहाँ पे, और ये अटैक किस तरह से किया गया, मचेड़ी एरिया के अंदर, रिमोट मचेड़ी एरिया के अंदर, ये जो जम्मू कश्मीर वैली में कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस तरह से ये अटैक किया गया। 3 से 4 टेररिस्ट थे यहाँ पे कश्मीर टाइगर्स के, जिन्होंने पोजीशंस ले रखी थी हिल के ऊपर, एक पहाड़ के ऊपर, और यहाँ पे जो मिलिट्री कॉन्वॉय था हमारी भारतीय सेना का, जम्मू कश्मीर पुलिस का, ये जो कॉन्वॉय यहाँ से निकल रहा था, जो अपनी एक तरह से रूटीन पेट्रोलिंग पे था, करीबन 3 से 3:30 बजे की ये बात है दोपहर में, जब यहाँ से 2 ट्रक थे हमारी सेना के, ये निकलते हैं। लेकिन सडनली एक आगे ऐसा ट्रक था जो कि पास मांगता है, जो कि उस टर्न पे आते ही ये कहता है इन लोगों से, एक सिग्नल भेजता है कि मुझे यहाँ से पहले निकलने दिया जाए। तो यहाँ पे इस ट्रक ड्राइवर के ऊपर बाद में इसको डिटेन भी किया गया है और ऐसे 50 और लोगों को डिटेन किया गया, क्योंकि सस्पिशन है, ये एक तरह से शक है कि ऐसा टेररिस्ट के कहने पर किया गया है और कहीं ये OGWs का, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, जो कश्मीर में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो टेररिस्ट का सपोर्ट करते हैं, कहीं उनका ऐसा काम तो नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे सामने आती है। लेकिन ये जो अटैक हुआ हमारा मचेड़ी किंडली मल्हार रोड पर, वहाँ पे इस अटैक के अंदर ग्रेनेड फेंके जाते हैं आर्मी के दोनों ट्रक्स के ऊपर, लगातार फायरिंग की जाती है। और इसके बाद में ये जो गढ़वाल रेजिमेंट थी, बताया जाता है कि उन्होंने 5189 राउंड फायरिंग की थी। ये फायरिंग होती है और इसके तहत ही ये जो आतंकवादी थे, इस अटैक को करने के बाद में उनको खदेड़ा जाता है, उनको धकेला जाता है उस जंगल के अंदर। ये यहाँ पे एक और इंसिडेंट हुआ और इसके बाद में अब आप देखिए कि जब इस ट्रक ड्राइवर को डिटेन किया गया, क्योंकि अधिकारियों का कहना था, जो एजेंसी की रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि ये जो रूट है वो आमतौर पर सेना के लिए उन वाहनों को उसमें प्राथमिकता दी जाती है, वहाँ पे उनको प्रायोरिटी पर रखा जाता है। लेकिन फिर भी वहाँ पे उस ट्रक ड्राइवर ने सडनली यहाँ पे पास मांगा था आर्मी के उस व्हीकल से, उन ड्राइवर से आर्मी के, जहाँ पे उसको निकलने दिया गया, जिससे इन दोनों ट्रक्स की स्पीड जो थी वो स्लो हुई और आतंकवादियों को हमला करने का यहाँ पे मौका मिल जाता है। ये एक और अटैक था जिसमें OGW का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है, और हमारी सेना को, हमारी फोर्सेस को, OGWs को खत्म करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये अटैक तभी कम हो पाएंगे जब ओवरग्राउंड वर्कर्स खत्म होंगे, उनको पकड़ा जाएगा। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं।
देखिए, कश्मीर टाइगर ने इस हमले के बाद में खुद से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और एक अपना लेटर जारी किया था। उन्होंने कहा था कि मुजाहिदीन इस हमले के लिए ग्रेनेड और स्नाइपर राइफल्स का इस्तेमाल कर रहे थे और इस हमले को करने के बाद मुजाहिदीन सुरक्षित बाहर भी निकलने में कामयाब हुए। ये हमला हमने डोडा के शहीदों के लिए उनका बदला लेने के लिए किया था और आने वाले समय में और ज़्यादा खतरनाक हमले जारी रहेंगे, कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी। ये एक लेटर था जो कि यहाँ से रिलीज़ किया जाता है और इसके बाद कुछ ही दिन बीतते हैं 15 जुलाई 2024। हाल ही में देसा के एक फॉरेस्ट बेल्ट में, डोडा जिले के अंदर ही देसा का फॉरेस्ट बेल्ट जो है वो 55 किलोमीटर करीबन वहाँ से दूर है और ये एक बहुत ही काफ़ी बड़ा घने जंगल का इलाका है। यहाँ पे कुछ हेवीली आर्म टेररिस्ट जो थे वो पहले से ही तैनात थे और यहाँ पे उनका मूवमेंट देखा गया था। इसकी टिप मिलती है हमारी सेनाओं को, हमारी फोर्सेस को। तो फोर्सेस जो इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो था वो यहाँ पे इस मूवमेंट को, इन मिलिटेंट्स को कैच करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए पहुँचते हैं। रात के करीबन 9 बजे तक कॉन्टैक्ट भी इस्टेब्लिश कर लिया जाता है आतंकवादियों के साथ में और फिर कुछ गन फाइट चलती है। थोड़ी देर की ये जो गन फाइट चली, इसके बाद में टेररिस्ट जो थे वो एस्केप कर जाते हैं उन घने जंगलों के बीच में। जब वहाँ पे एक हमारे ऑफिसर जो इस पूरी टीम को लीड कर रहे थे वो उन टेररिस्ट के पीछे जाते हैं। रात भर ये गन फाइट चलती है। अगले दिन सुबह लेकिन एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ आई थी जिससे काफ़ी सारे भारतीयों का दिल टूट गया था। ये न्यूज़ थी कि हमारे भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के 5 जवान उस पूरे एनकाउंटर में वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस अटैक के 1 महीने पहले एक और ऐसा ही अटैक हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो। टीआरएफ ने ये जो अटैक किया था, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, इस अटैक के अंदर क्या किया था कि राजौरी, पूंछ और रियासी, ये इलाके जो हुआ करते थे मिलिटेंसी का हब माने जाते थे 1990 से साल 2000 तक। लेकिन काफ़ी समय से रियासी के अंदर शांतिपूर्ण वातावरण था। कई बार वहाँ से मिलिटेंट्स की जो आवाजाही थी उसको देखा गया था और वहाँ के लोगों ने उन्हें पकड़ा भी था। कई सारे ऐसे लोग थे जो मिलिटेंसी यहाँ पे नहीं चाहते थे रियासी के अंदर। लेकिन एक बार फिर से टीआरएफ जो था इस इलाके को निशाना बनाने वाला था। ये कैसे हुआ कि देश में लोकसभा चुनाव खत्म हुए थे, प्रधानमंत्री मोदी अपनी शपथ लेने वाले थे 9 जून 2024 के दिन और करीबन 7:30 बजे को ये जो शाम को कार्यक्रम शुरू होने वाला था। लेकिन इसी के कुछ देर पहले, इस समारोह के पहले क्या होता है कि 1 घंटे करीबन पहले, 6:30 बजे की ये बात है, 6:15 6:30 बजे की, जब एक श्रद्धालुओं से भरी हुई बस थी जो कि शिवखोड़ी से माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचने वाली थी, वो जो इस रूट पे चलने वाली बस थी जिसमें यूपी, राजस्थान और दिल्ली के कई सारे श्रद्धालु जो थे, यात्री जो थे वो मौजूद थे। तो यहाँ ये जो 53 सीटर बस थी जिसमें श्रद्धालु मौजूद थे, इस बस के ऊपर अटैक किया जाता है टीआरएफ के टेररिस्ट के द्वारा। और ये जो बस थी इसके बारे में आपको बता दें, 4 बजे करीबन इस बस को चलना था, लेकिन कहीं ना कहीं एक और यहाँ पे OGW इन्फ्लुएंस या OGW इन्वॉल्वमेंट सामने आता है कि ये बस 5:30 बजे चली थी यहाँ से, शिवखोड़ी से। तो यहाँ पे ये जब बस चलती है 10 किलोमीटर करीबन ये बस आगे निकलती है और इसके बाद में पोनी एरिया में तिरियात विलेज जो है, तिरियात गाँव जो है, वहाँ पे ये बस जब उस टर्न पे पहुंची थी, अचानक से ड्राइवर जो थे बस के, उनको ब्रेक लगाना पड़ता है और सामने से 3 से 4 टेररिस्ट आके बस पे अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। बस जाके खाई में गिरती है और खाई में गिरते ही वहाँ पे जो गोलीबारी हुई थी उसमें करीबन 9 लोगों की, यहाँ पे 9 तीर्थयात्रियों की डेथ हो जाती है और 33 तीर्थयात्री यहाँ पे बुरी तरह से घायल हो चुके थे। इस तरह के अटैक्स लगातार वैली के अंदर देखे जा रहे हैं। इसमें नाम सामने आता है कभी टीआरएफ का, कभी लश्कर मुस्तफ़ा का, कभी कश्मीरी टाइगर्स का। ये सारे ही जो ग्रुप्स हैं, ये जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इन्हीं के टेररिस्ट से मिलकर बनाए गए हैं। और क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली आरोप ना लगाए जा सकें, पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना दिखे भारत के अटैक्स में। क्योंकि अगर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, इंटरनेशनली जो फोरम है वो ये बता चुके हैं कई बार कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा के बेसिस जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन ये जो नई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके ना ही किसी को बेसिस पता है, ना ही इनके टेररिस्ट पता है, ना ही इनका फॉर्मेशन पता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम आपके लिए आज निकाल के लाए हैं कि कैसे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को बना के भारत के अंदर अटैक किया जा रहा है। दोस्तों, साल 2021 के बाद से जो आंकड़े बताते हैं, जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर ऐसे टेररिस्ट इंसिडेंट्स में, टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स में 70 लोगों की जान गई है, जिसमें से 52 हमारे सिक्योरिटी पर्सनल के जवान हैं, जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं। सारी की सारी जितनी भी कैजुअलिटीज़ हैं उसमें मोस्टली कैजुअलिटीज़ जो हैं वो राजौरी और पूंछ डिस्ट्रिक्ट में हुई हैं यहाँ पे, जिसमें 54 टेररिस्ट को यहीं पे, इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इन्हीं दोनों जगहों पे एलिमिनेट किया गया, यानी मारा गया है। 54 जो टेररिस्ट थे वो यहीं पे मारे गए। ऑफिशियल्स का क्या कहना है ये भी समझ लीजिए। ऑफिशियल्स का कहना है, उनका एक ओपिनियन है इसमें, ये जो सडनली टेरर अटैक्स हैं वैली के अंदर क्यों बढ़ रहे हैं, इसमें उनका कहना है कि ओल्ड इन्फिल्ट्रेशन रूट्स, पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट्स का रिवाइवल हो रहा है। मतलब जो 90s में, जो 89-88 से जब मिलिटेंसी शुरू हुई जम्मू कश्मीर के अंदर, तब उस समय जो आतंकवादी पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करके जम्मू कश्मीर वैली के अंदर आने के लिए जिन रूट्स का इस्तेमाल करते थे, उन्हीं रूट्स पे अब ये जो 4 नई ऑर्गेनाइजेशन है, इनके टेररिस्ट काम कर रहे हैं, उन्हीं रूट से एंटर करते हैं भारत के अंदर। दूसरा चीज़ क्या कहते हैं? थिन डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेज इन दिस रीजन। मतलब जो फोर्सेज हैं, जिनको जितना ज़्यादा उनको वहाँ पे डिप्लॉय करना चाहिए, जितनी बड़ी संख्या में, उतनी बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट उनका नहीं किया जा रहा है। ये जब सेंसिटिव एरियाज़ हैं, अगर आप सोचिए कि राजौरी, पूंछ, रियासी, अब जब रियासी में भी अटैक हो चुका है, डोडा में अटैक लगातार हो रहे हैं, तो यहाँ पे जितनी ज़रूरत है उतने फोर्सेज के जो हमारे जवान हैं उनको डिप्लॉय क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों नहीं लगातार रैकी की जा रही? क्यों नहीं सर्विलांस पे इन जगहों को रखा जा रहा है? तो ये एक बड़ा सवाल यहाँ से खड़ा होता है। इसके बाद दूसरी चीज़ है हाईली ट्रेन टेररिस्ट। आपको एक बात बताएं,
टेररिस्ट जो हैं वो इस समय पे जो आ रहे हैं, काफ़ी सारे सोर्सेज ऐसी बात बताते हैं कि वो टेररिस्ट इस तरह से ट्रेंड होते हैं कि वो स्नाइपिंग कर लेते हैं AK-47 से। AK-47 से स्नाइपिंग कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाईली ट्रेन टेररिस्ट हैं और ऐसे टेररिस्ट वैली में एंटर कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या बन सकता है आगे जाके वैली के लिए भी और भारत की हमारी फोर्सेस के लिए भी। अगला क्या बताया जाता है कि ड्राइड ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क, मतलब एक इंटेलिजेंस नेटवर्क जो पहले से इंटेल हमारे पास आ जानी चाहिए कि कहाँ से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो नई बनी है, किस तरह से वो एंटर कर रहे हैं, किन रूट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनके टेरर फंडिंग के चैनल्स हैं, कहाँ से उनके पास पैसा आ रहा है, इसके बारे में हमारे पास में खबरें पहले से नहीं आ पाती, यानी कि हमारी इंटेलिजेंस का भी कहीं ना कहीं ये फेलियर यहाँ पे दिखता है। ये सारी चीज़ें अगर सही कर ली जाएँ तो एक भी अटैक कश्मीर वैली के अंदर नहीं होगा, ये ऑफिशियल्स का मानना है और ये उनका कहना है कि जम्मू के अंदर जो अटैक हो रहे हैं, जो सडनली सर्ज आया है, वो इसी वजह से आया है। दोस्तों, पिछले 3 हफ्ते के अंदर डोडा के जंगलों के अंदर करीबन 3 ऐसी मुठभेड़ हुई हैं आतंकवादियों की और इसमें हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। तो ये एक रिपोर्ट है और सीआरपीएफ ने क्या कहा है, सीआरपीएफ का कहना है कि 199 मिलिटेंट्स में से 110 मिलिटेंट ऐसे थे जो कि लोकल थे, जो कि JNK के थे, जम्मू कश्मीर वैली के ही थे, और 89 ऐसे थे जो फॉरेनर्स थे, यानी कि पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट थे। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत साफ है कि जो टेररिज्म अभी भी भारत में चल रहा है उसके पीछे पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है और यही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लगातार अपने नए टेररिस्ट ग्रुप्स को बना के, अपने टेररिस्ट को उसमें शामिल करके एक नए नाम के साथ, जिसको एक रिलीजियस आइडेंटिटी ना दी जाए, पॉलिटिकली उसको लिया जाए उन नामों को, वेस्टर्न राइट एक्टिविस्ट जो हैं वो उनकी सिंपैथी उससे ले पाएं ये लोग, इसलिए यहाँ पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को बना के नए नाम के साथ में भारत के अंदर टेररिज्म को स्पॉन्सर किया जा रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि जब भारत के ऊपर अटैक हुए हैं तब ये देखा गया है कि पाकिस्तान उस समय FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया था, मतलब उसको एक तरह से रिलैक्सेशन दे दिया गया था। चाहे आप 2008 में देखें, पहली बार जब पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया है तो ब्लैक लिस्टेड होने का जो एक उसको डर है, उस समय पे वो टेररिज्म कम करता है, लेकिन सडनली जैसे उसको बाहर किया जाता है उस लिस्ट से, तो यहाँ पे भारत के अंदर अटैक बढ़ जाते हैं। चाहे आप 2015 के बाद 2018 तक के उन 3 साल के अटैक्स को देखें, चाहे आप 2009 से 2012 के बीच के अटैक्स को देखें, हमेशा ये चीज़ देखी गई है। तो ये था आज का हमारा एपिसोड, जब हमने आपको यहाँ पे ये बताया है कि आखिर कैसे टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है पाकिस्तान भारत के अंदर, और ये जो लिंक है इन नए टेररिस्ट ग्रुप्स का, ये पाकिस्तान से कैसे है, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा से कैसे है। दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। इन सारे वीडियोस को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है, कमेंट करना है, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ये सूचना सभी को पता चले। आपके जो भी सवाल है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपके सवाल अगले वीडियोज़ में भी लिए जाएंगे और मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।